अच्छा भाई, आज सैटरडे है। सैटरडे को वैसे क्लास हम रखते नहीं है ज़्यादा, लेकिन इस बार रख दी है। ठीक है। क्योंकि इस वीक में काफ़ी नए बच्चे आए थे, तो उनको उनका कोर्स अभी स्टार्ट करना था। और आप भी जैसे कल ज्वाइन किए थे, तो वीक में एक क्लास हो तो बनता नहीं है, तो इसलिए आज एक क्लास रख दी। वैसे हम लोग की क्लास मंडे टू फ्राइडे चला करेगी। ठीक है। 2 दिन आपके पास रहेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है लगाने के लिए। और इको का आपने सिलेबस नहीं भेजा था भाई। अच्छा, टेक्स्ट बुक का कंटेंट पेज भेज देना। टू ओपनिंग स्टॉक, यही चीज थी सबसे पहले इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद था क्या? टू परचेजेस। हम क्या करते हैं, इस परचेजेस में से परचेज रिटर्न लेस करते थे। तो हमें अपनी नेट परचेजेस मिल जाती है। इधर होता है सेल्स, और उसमें से लेस करते हैं हम सेल्स रिटर्न। हाँ, ये लिखना पड़ेगा। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करके दिखाना पड़ेगा। और दूसरी चीज यहाँ क्रेडिट साइड पे क्या लिखी जाती है? क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हमेशा एक्सपेंस और लॉस लिखे जाते हैं, हमेशा। एक्सपेंस और लॉस दो ही चीजें लिखी जाती हैं। और क्रेडिट साइड पे हमेशा इनकम्स और गेन्स लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट के रूल पे बनता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, इसीलिए एक्सपेंस लॉस डेबिट हो रहे हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसीलिए इनकम्स और गेन्स क्रेडिट हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ डेबिट साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं? जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी फैक्ट्री के ऊपर लग रहे हैं, जो भी आप एक्सपेंसेस अपने फैक्ट्री के ऊपर लगा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो क्या होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। ठीक है। यानी आपने कोई खर्चा किया और अगर उसका लेना देना आपकी फैक्ट्री से है, तो वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। और फैक्ट्री के अलावा जितने भी एक्सपेंस होते हैं, वो सब क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? क्रेडिट और डेबिट साइड कंपेयर करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम है, तो बैलेंस यहाँ पे बचेगा, जिसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो बचेगा ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड पे, एज अ बैलेंसिंग फिगर। बस, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन होता है। इसके बाद हम इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शुरू करते थे। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शुरू करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे उतार लेंगे। किस तरीके से उतारेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी करके। और अगर ग्रॉस लॉस आया है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे उतारेंगे। ऑपोजिट साइड्स पे उतारते हैं। अगर प्रॉफिट आया है, तो उसको डेबिट से क्रेडिट साइड पे उतारेंगे। और अगर लॉस आया, तो उसको क्रेडिट से डेबिट साइड पे उतारेंगे। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिवाइज करेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या पड़ा था। ठीक है। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट आपने अच्छे से देख लिया है, इसके ऊपर सवाल करते हैं कुछ। ठीक। मैं कुछ सवाल मेरे पास जो बुक्स हैं उसमें से लेके आया हूँ। यही आपके 11th में भी रहे होंगे। ठीक। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं।
कोई डाउट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, इसके फॉर्मेट से रिलेटेड? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो फिर सवाल करते हैं कुछ। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। देखो क्या कह रहा है, द फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमारे ये ट्रेडिंग अकाउंट से हमको या तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है या तो ग्रॉस लॉस पता चल रहा है। तो अगर वो हमसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को कह रहा है, यानी वो क्या कह रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो हमसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए कह रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बना के ही निकाल सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पहले तो फॉर्मेट खींच लेते हैं। ठीक है, मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट, इसका फॉर्मेट आप कैसे लिखते हैं, तो इसको आप लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। और क्वेश्चन में आपका साल जिस भी डेट पे खत्म हो रहा है वो डेट आपको लेनी है। तो साल किस साल पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ देखो लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आपका ईयर का एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2020 पे। तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर्मेट के तौर पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। और फिर आप अपना वो लेजर फॉर्मेट बनाएंगे। डेट वेट नहीं डालनी होती है, बस सिंपल लेजर अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर्स, रुपए, पर्टिकुलर्स और रुपए, क्रेडिट और ये डेबिट। चलो, अब आगे देखते हैं सवाल में। कह रहा है ओपनिंग स्टॉक, साल की शुरुआत का स्टॉक 1 अप्रैल 2019 को 25,000 रुपए का है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट पे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, तो यहाँ लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 25,000 रुपए। फिर लिखा है यहाँ पे देखो गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो परचेजेस दे रखा है उसने। और जहां परचेजेस आपको दिखे वहां जरा क्वेश्चन में ढूंढ लो परचेज रिटर्न है कि नहीं, क्योंकि परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करते हैं। तो परचेज रिटर्न कहीं भी नहीं है सवाल में, तो चलो फिर यानी परचेज रिटर्न की वैल्यू 0 है। तो परचेजेस यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा ठीक से ना दिख रहा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है भाई कि नहीं, कि जूम करना पड़ेगा इसको? अच्छा चलो फिर ठीक है। तो परचेज की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी लिखी है, 1,40,000 रुपए लिखी है। ठीक है, तो परचेज की वैल्यू 1,40,000 है और परचेज रिटर्न क्वेश्चन में नहीं दिया, इसका मतलब वो उसकी वैल्यू 0 है। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं परचेजेस कितनी है हमारी, 1,40,000 रुपए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेट एंड पैकिंग, ये क्या है, एक खर्चा है ना 10,000 रुपए का। तो फ्रेट और पैकिंग, फ्रेट का मतलब आप जानते हो कि नहीं क्या होता है? हाँ, फ्रेट वर्ड का मीनिंग जानते हो, क्योंकि आपने 11वीं में पढ़ा है, जर्नल एंट्री में ये बहुत आता है। फ्रेट, कैरेज, ये सब क्या चीजें क्या होती है, फ्रेट और कैरेज? देखो, फ्रेट और कैरेज दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों का एक ही मीनिंग होता है अकाउंट्स में, और इसका मतलब होता है भाड़ा। ठीक है, हाँ, जो डाला करके हम कोई भी सामान लाते नहीं है। ठीक है, इधर नॉर्थ के साइड तो उसको डाला बोला जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के साइड मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है, भाड़ा कहते हैं कि डाला? हाँ, अच्छा डाला ही कहते हैं, तो चलो ठीक है। तो
तो डाला करके आप जो भी सामान लाते हो ना, तो वो डाले वाले को जो पैसा देते हो, ठीक है, 200-400 रुपए जो भी वो मांगता है, वो जो देते हो उसको, तो वो क्या होता है आपका, वो आपका फ्रेट या कैरेज का खर्चा कहलाता है। ठीक है। अब ये बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम केवल डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट करते हैं ना, इनडायरेक्ट तो करते नहीं है। तो आपको फ्रेट का खर्चा क्या लग रहा है, डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है? क्यों? नहीं, मैंने कहा था मतलब क्या होता था डायरेक्ट खर्चे के लिए, कि अगर आपका खर्चा आप कोई खर्चा कर रहे हो और वो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके फैक्ट्री से जुड़ रहा है, यानी खर्चा करने से वो खर्चा आपकी फैक्ट्री के ऊपर एट्रीब्यूटेबल है। एट्रीब्यूटेबल यानी जो भी आप खर्चा कर रहे हो उससे जो सामान आया है, वो आप अगर अपनी फैक्ट्री पे लगाने वाले हो तो फैक्ट्री का खर्चा है। ठीक है। तो फ्रेट से क्या लाया होगा आपने, आपने ले अपने गुड्स लाए होंगे जिसको बेच के आप प्रॉफिट कमाओगे, है ना? या तो एसेट खरीद के लाए होगे, है ना? बड़ी बड़ी मशीनें खरीद के लाए होगे, या तो बड़ी बड़ी मशीनें खरीद के लाए होगे, या तो गुड्स खरीद के लाए होगे। गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाओगे, मशीनों को फैक्ट्री में इंस्टॉल करोगे, तो मशीन खरीद के लाए हो तो वो तो फैक्ट्री में ही लगेगी। तब तो ये फ्रेट क्या है, क्या है आपका, फैक्ट्री का खर्चा है। और अगर गुड्स खरीद के लाए हो तो गुड्स भी तो फैक्ट्री में ही रखे जाते हैं, वहीं से बेचे जाते हैं। ठीक है। तो भी ये क्या है, इस तो भी आपका क्या है, फैक्ट्री का खर्चा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस टेस्ट में डिस्टिंक्शन दे देता हूं। अगर ये लिखा होता इस तरीके से, फ्रेट या कैरेज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स यानी जब गुड्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, जब आपके पास गुड्स आ रहे हैं, ये इनवर्ड शब्द का क्या मतलब है, गुड्स आपके पास आ रहे हैं। और गुड्स आपके पास कब आएंगे, जब आप गुड परचेज करोगे, है ना? क्योंकि जब गुड्स सेल कर रहे हो तो उस समय से तो आप गुड्स आपके पास से जा रहे हो, उसको आउटवर्ड्स कहेंगे। ठीक है। इनवर्ड्स का मतलब है गुड्स आपके पास आ रहे हैं, और गुड्स आपके पास आएंगे कब, परचेज के वक्त। और आउटवर्ड मतलब गुड्स आपके पास से जा रहे हैं और आपके पास से गुड्स जाएंगे कब, सेल के वक्त। ठीक है। तो अगर यहां हमारे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो फ्रेट या कैरेज इनवर्ड्स, तो उसका मतलब होगा परचेज से, परचेज कर रहे हो आप, तो उस वक्त वो आपका क्या है, फैक्ट्री का खर्चा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है। क्योंकि आप जो सामान खरीद के ला रहे हो वो आप अपने फैक्ट्री में रखोगे, जो गुड्स खरीद के ला रहे हो उसको फैक्ट्री में रखोगे, और फैक्ट्री में रखोगे तो इस वजह से उसके भाड़े के ऊपर भी जो खर्चा कर रहे हो ना, वो भी फैक्ट्री का ही खर्चा है। ठीक है। आप गुड्स खरीद के ला रहे हो, किस लिए खरीद के ला रहे हो, ताकि उसको बेच के प्रॉफिट कमाओ। ठीक है। और उन गुड्स को आप अपनी फैक्ट्री में रखोगे, फैक्ट्री में रखोगे तो उसके भाड़े के ऊपर भी जो खर्चा कर रहे हो ना, वो भी फैक्ट्री का ही खर्चा है, वो ऑफिस का खर्चा नहीं है। ठीक है। इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब जब सेल के ऊपर भाड़ा आप खर्च कर रहे हो, सर सेल के ऊपर हम भाड़ा क्यों खर्च करेंगे, वो तो हमारा कस्टमर खर्च करे। नहीं, कई बार कुछ कस्टमर क्या होते हैं ना, बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाड़े का खर्चा भी खुद ही उठाओ, हम नहीं देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, कई बार टीवी भी खरीदने जाते हैं तो हम लोग खुद भी ये कहते हैं कि भाड़े का खर्चा खुद ही उठाओ, हम नहीं देंगे। तो फिर दुकानदार खुद ही, क्योंकि उसको 30,000 का माल बेचना है, तो 100-200 रुपए का क्या करे, भाड़े का खर्चा बचा के, तो कह देता है ठीक है हम दे देंगे भाड़े का खर्चा। ठीक है। तो अगर आपको सेल के वक्त भाड़े का खर्चा खुद ही उठाना पड़ रहा है, तो ये आपका खर्चा होगा। और ये खर्चा क्या होगा, ये आपका सेलिंग खर्चा होगा, सेलिंग का खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि आप सेल करने के लिए एक खर्चा कर रहे हो ना, आप चाहते हो कि आपका एक प्रोडक्ट सेल हो जाए, और उसके लिए भाड़े का खर्चा उठा रहे हो ना, तो ये आपका सेलिंग का खर्चा है, तब ये आपका फैक्ट्री का खर्चा नहीं होगा, तब ये कहलाएगा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
तो फ्रेट या कैरेज इनवर्ड्स अगर लिखा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और फ्रेट या कैरेज आउटवर्ड्स लिखा है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि इनवर्ड्स का मतलब वो परचेज के ऊपर लगा है इसलिए डायरेक्ट है, और आउटवर्ड का मतलब वो सेल के ऊपर लगा है इसलिए इनडायरेक्ट है। ठीक है। लेकिन सर आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ तो सिंपली फ्रेट लिखा है। तो अगर क्वेश्चन ये नहीं स्पेसिफाई कर रहा है कि वो फ्रेट इनवर्ड्स है कि आउटवर्ड्स है, ठीक है, अगर सवाल ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि वो फ्रेट इनवर्ड्स है कि आउटवर्ड्स है, तो आप हमेशा इनवर्ड मानोगे। ठीक है, आप हमेशा इनवर्ड मानोगे। ठीक है, तो इसलिए उसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानोगे। ठीक, समझ में आया कि रिपीट रिपीट करना है? समझ गए? चलो, तो फ्रेट को यहाँ डेबिट कर लेते हैं। कितने रुपए था ये? 10,000 रुपए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेल्स लिखा हुआ है 1,90,000 सेल्स लिखा है, और सेल्स रिटर्न इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो फिर हम सेल्स रिटर्न नहीं लिख सकते, तो केवल के सेल्स यहाँ पे क्रेडिट कर दो 1,90,000 रुपीज। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 30,000 रुपए का, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्रेडिट होता है। अब देखो 5 एक्सपेंस हो गए, केवल एक बचा है, कौन सा? पैकिंग ऑन सेल्स, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, यानी सेल्स बढ़ाने के लिए आप पैकिंग वगैरह पे जो खर्चा कर नहीं रहे हो, गुड्स पैक करके भेजने होते हैं ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से आप कोई सामान मंगाते होते हैं, तो वो वो दफ्ती के अंदर पूरा पैक होके अच्छे से आता है ना, तो वो पैकिंग का जो खर्चा है भाई, ये डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है, क्या लगता है? इनडायरेक्ट है ना, क्योंकि पैकिंग का खर्चा सेल्स के लिए किया जा रहा है ना, सेल्स बढ़ाने के लिए। जब आपका माल बिक चुका होगा तभी तो वो करोगे पैकिंग, है ना? तो माल बिक चुका है, उसके बाद पैकिंग कर रहे हो, तो वो सेल्स का खर्चा हुआ, वो फैक्ट्री का खर्चा नहीं हुआ, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट है। और अगर इनडायरेक्ट है तो उसको हम ट्रेडिंग में डेबिट नहीं कर सकते, उसको कहाँ डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, ठीक है, तो हमारे 6 के 6 खर्चे हो गए पूरे, हमने सबको हाँ, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि अगर आपको कल का फॉर्मेट याद हो, मैंने रिवाइज नहीं करवाया है अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अगर आपको कल का याद हो तो मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होता। हाँ, उसके लिए नीचे अलग बनाना पड़ेगा अभी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसी के नीचे हम जब यहाँ टोटल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे टोटल करने के बाद नीचे वाले पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना। हाँ, तो वो इस सवाल में बनाने को नहीं कहा है उसने, लेकिन आप कहोगे तो अभी हम बना लेंगे। ठीक है, हाँ, अगर सवाल नहीं कहता है, क्योंकि सवाल देखो हमसे केवल ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हम केवल ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब सवाल हमसे नेट प्रॉफिट पूछेगा तो हमें वो निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। और मैंने आपके सवाल शुरू ही केवल ट्रेडिंग अकाउंट से किए, ताकि पहले ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से आपको आ जाए बनाना, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बता देंगे, और जब दोनों आ जाएगा तो बैलेंस शीट तो मेरे ख्याल से आती होगी, तो पूरा फाइनल अकाउंट क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग अपने मेन कोर्स में बढ़ जाएंगे, पार्टनरशिप शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर तो ये 6 के 6 खर्चे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड करने को बचा नहीं है, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट को हम देख लेते हैं बैलेंस करके कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? डेबिट का टोटल करो कितना आ रहा है, तो 25,000 प्लस 1,40,000 होता है 1,65,000, और 1,65,000 प्लस 10,000 कितना होता है? 1,75,000। ठीक है, तो डेबिट पे कितना लिखा हुआ है? 1,75,000।
अब क्रेडिट पे देखो 1,90,000 प्लस 30,000 कितना है, 2,20,000। कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं आपके बोर्ड में? चलो तब तो बढ़िया है भैया। ठीक है, तो क्रेडिट आप देख सकते हो, क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा है, डेबिट की अमाउंट कम है। और मैंने आपको बताया था जब क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट कम होगा, तो डेबिट पे आपका बैलेंस बचेगा, और डेबिट पे जो बैलेंस बचेगा उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर बैलेंस क्रेडिट में बच रहा होता तो उसको ग्रॉस लॉस कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड उतारा जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करके। ठीक, इस बात में कोई डाउट? बस ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस इस प्रॉफिट की अमाउंट डिटरमाइन करनी है। तो प्रॉफिट की अमाउंट कैसे डिटरमाइन होगी, बस 2,20,000 में से 1,75,000 माइनस कर दो। तो आप 2,20,000 में से 1,75,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 45,000। ठीक है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 45,000। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ना, इसमें आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो जैसे आपको वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया था, पैकिंग एक्सपेंस, तो पैकिंग एक्सपेंस यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, नीचे के साइड। तो पैकिंग एक्सपेंस यहाँ डेबिट कर लो, कितना है, 6,000 रुपया। और 6,000 रुपये आपने यहाँ डेबिट किए, तो बस उसके बाद और कुछ है नहीं इसमें डेबिट करने को, तो आपका नेट प्रॉफिट अब निकल आएगा। 45,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 39,000। ठीक है, बस ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया इस सवाल का। हाँ, उसको क्रेडिट साइड पे देखो, यहाँ पे जब टोटल किया आपने, तो यहाँ टोटल करने से आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शुरू करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड पे आया है ना ट्रेडिंग अकाउंट के, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे उतारना होगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे। अगर ग्रॉस लॉस आया होता तो वो क्रेडिट साइड पे आता ट्रेडिंग अकाउंट के, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे उतारते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे उतारते हैं बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, हाँ इसी में एक ही में बनाते हैं दोनों को, अलग अलग नहीं बनाते। ठीक है, तो बस ठीक है भाई, फिर इस तरीके से हम करते हैं इसको। ऊपर मैं हेडिंग ठीक कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने केवल ट्रेडिंग अकाउंट डाल रखा है, क्योंकि मुझे लगा था सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूरा अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो कुछ नोट करना है इसमें, सोल्यूशन। नोट करना हो कर लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो है ही, रिकॉर्डिंग से कर लेना। हाँ चलो फिर, आपको समझ में आया ना ये? तो ये वाला जो सवाल है, तीसरा वाला, इसको आप सॉल्व करके बताओगे। इसमें भी केवल और केवल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये फोटो मैं आपको सेंड कर दूं कि आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रही है? हेलो, हाँ बस दे भेज रहे हैं।
लीजिए भाई, आ गई होगी। तो तीसरा वाला सवाल आपको करना है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस इसमें फर्क क्या है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में दे रखा है। तो वो तो आप जानते हो, परचेज और सेल्स में से माइनस करेंगे उसको। अच्छा भाई, आज की जो तारीख है आपकी, यही आपकी महीने की ड्यू डेट रहा करेगी, ठीक है। अगर आप मंथली सिस्टम यूज करते हो पेमेंट के लिए। और अगर वन टाइम कर रहे हो तो बात अलग ही है। यार स्केल वेल से ना बनाने बैठना, आराम से रफली बनाओ इसको।
चलो यार सॉल्व कर लेते हैं, कर लिया कि नहीं? चलो क्रॉस प्रॉफिट निकल आया ना? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तब तक रब करता हूँ इसको। चलिए भाई मैच कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक है 23,000 रुपए का, तो उसको लिखेंगे यहाँ डेबिट पे। टू ओपनिंग स्टॉक 23,000। नेक्स्ट परचेजेस दिया है 29,000, तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेजेस 29,000। और फिर दिया हुआ है परचेज रिटर्न यहाँ पे, तो कितना दिया है 2,400। तो परचेज रिटर्न परचेजेस में से माइनस होगा, लेस परचेजेस रिटर्न 2,400। तो 29,000 माइनस 2,400 होगा 26,600। इसके बाद हम लिखते हैं सेल्स और सेल्स रिटर्न को। तो सेल्स है 25,400, तो ये यहाँ क्रेडिट होगी। बाय सेल्स 25,400 और लेस सेल्स रिटर्न कितनी है 500, तो 500 इसमें से लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 24,900। एंड नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है 47,700। उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स, इसका आपने क्या किया, इसको डेबिट किया है ट्रेडिंग अकाउंट में कि नहीं, कैरेज इनवर्ड्स को? जी अच्छा, कैरेज इनवर्ड्स को डेबिट में डेबिट किया है ट्रेडिंग अकाउंट में, और डिप्रिसिएशन को आपने क्रेडिट किया है। सर अगर आप देखें तो अभी जो आपको फॉर्मेट बताया था उसमें मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सिर्फ दो चीजें आती है, एक तो सेल्स और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। ठीक है। हाँ, और आपको एक और चीज बताई थी मैंने कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ये बन रहा है, इसके डेबिट साइड पे सिर्फ एक्सपेंस और लॉस रिकॉर्ड होंगे और क्रेडिट साइड पे सिर्फ इनकम्स और गेन्स रिकॉर्ड होंगी। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि इनकम और गेन डेबिट हो और एक्सपेंस और लॉस क्रेडिट हो। ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट के रूल पे बना है, तो इसमें एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट होंगे, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। और इनकम्स और गेन्स हमेशा क्रेडिट होंगे, क्यों? क्योंकि बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है,
तो डिप्रिसिएशन भी तो एक तरीके का लॉस है। हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जितनी कम हो रही है उसी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, और डिप्रिसिएशन अगर लॉस है तो वो डेबिट होना चाहिए। ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था कि जितने भी तरीके के लॉस होते हैं वो कहाँ डेबिट होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डेबिट होते। ठीक है। अगर आपने कल का फॉर्मेट नोट किया हो तो उसमें आप जाके रेफर कर सकते हैं कि उसमें मैंने आपको बताया था कि एबनॉर्मल लॉस जो होते हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, और एबनॉर्मल गेन जितने होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक लॉस है, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेबिट होगा, यहाँ पे डेबिट नहीं होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक, क्लियर है ये बात? चलो, तो बस हम कैरेज को लिख लेते हैं यहाँ पे। कैरेज 100 रुपए है, और कैरेज इनवर्ड्स है, देखो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया उसने कि ये कैरेज कौन सा है, इनवर्ड्स है। इनवर्ड्स वाला किसके ऊपर होता है, परचेज के ऊपर कि सेल्स के ऊपर? परचेज के ऊपर, तो ये फैक्ट्री का खर्चा है इसलिए यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। बस डिप्रिसिएशन तो यहाँ लिखना नहीं है। तो अब हम लोग फाइनली सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं इसमें, तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं या ग्रॉस लॉस जो भी आता है। तो सबसे पहले डेबिट वाली साइड का टोटल करते हैं। तो 23,000 प्लस 26,600 होगा 49,600, और फिर 100 होगा 49,700। ठीक है। 49,700 आपका आ रहा है डेबिट पे। हाँ, क्रेडिट में आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा क्योंकि आपने डिप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया था ना वहाँ। हाँ, तो इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक लॉस होता है ना। तो आपने रूल तो पढ़ा ही होगा नॉमिनल का कि एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हाँ, तो एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ये यहाँ पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट पे ही लिखा जाएगा, क्रेडिट नहीं किया जा सकता उसको। ठीक है, क्योंकि इस अकाउंट में आपने यहाँ फॉर्मेट में देखा है ना, एक्सपेंस और लॉस हमेशा इस अकाउंट में डेबिट होता है, क्रेडिट नहीं हो सकता, और इनकम और गेन हमेशा इस अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसको डेबिट नहीं किया जा सकता। तो अगर लॉस हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट ही होगा इस अकाउंट में। तो डिप्रिसिएशन एक लॉस है तो वो डेबिट होगा। अब सवाल उठता है कि ट्रेडिंग में डेबिट होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। तो ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि सारे के सारे एबनॉर्मल जितने भी तरीके के लॉस होते हैं वो कहाँ डेबिट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डेबिट होंगे। ठीक है। समझ में आई ये बात कि नहीं? मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी तरीके के लॉस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में उसको डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है। और एक्सपेंस और लॉस हमेशा ट्रेडिंग ये जो हम खाता बना रहे हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके डेबिट पे ही लिखा जाता है, उसको क्रेडिट पे नहीं लिखा जा सकता। और इनकम और गेन को हमेशा क्रेडिट में साइड लिखा जाता है, उसको डेबिट साइड नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। चलो, अब क्रेडिट वाली चीजें देखते हैं, क्रेडिट में कितना आ रहा है टोटल। तो 24,900 प्लस 47,700, 72,600 क्रेडिट पे है, 72,600। ठीक है। तो ठीक है, आप देख सकते हो क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो बैलेंस कहाँ बचेगा, डेबिट साइड, जिसको आप कहोगे ग्रॉस प्रॉफिट। और वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ उतारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अब कितनी अमाउंट आएगी ग्रॉस प्रॉफिट की, वो निकालने के लिए क्या करो, 72,600 में से 49,700 माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 22,900।
22,900 आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है, ठीक है। और आपका टोटल यहाँ पे होगा 72,600। अब जो आपका डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी थी? डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी 2000, तो 2000 यहाँ पे डेबिट होगा। और 22,900 में से 2000 माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? 20,900 टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ टोटल में थोड़ा फर्क होगा, टोटल 22,900 होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में जैसे ही आपने सारी चीजें यहाँ डेबिट क्रेडिट कर ली हैं, सारी चीजें नोट कर ली हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो डेबिट साइड पे जितनी भी अमाउंट कॉलम में जितनी भी चीजें हैं डेबिट साइड के, उसको टोटल करो, ठीक है। जैसे कि मैंने किया 23,000 प्लस 23,000 प्लस 26,600 प्लस 100, ठीक है। 23,000 प्लस 26,600 प्लस 100 किया तो मेरा कितना आया? 49,700 आया ना। तो ये मैंने लिख लिया अपना कि डेबिट में मेरा 49,700 है। फिर क्रेडिट साइड में जितनी चीजें हैं अमाउंट कॉलम में उसको टोटल करो, तो 24,900 प्लस 47,700 इनको टोटल किया तो मेरा आया 72,600 क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अगर क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है और डेबिट में अमाउंट कम है तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो हमेशा डेबिट में ही बचेगा। लेकिन अगर डेबिट की अमाउंट ज्यादा होती है और क्रेडिट की अमाउंट कम होती तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे बचता, ठीक है। तो अगर डेबिट साइड पे बच रहा है तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड पे बच रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ग्रॉस लॉस, ठीक है। ग्रॉस लॉस को किससे कैसे लिखते हैं? बाय ग्रॉस लॉस सीडी, ठीक है। और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे उतारते हैं ऐसे, टू ग्रॉस लॉस बीडी करके, ठीक। और रहा सवाल ये अमाउंट अब कैसे निकली है, तो जो आपने क्रेडिट की अमाउंट निकाली है और जो डेबिट की अमाउंट निकाली है दोनों को आपस में माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको फोटो में दिख रहा होगा, देख लो जरा, सेम क्वेश्चन है कि अलग है कुछ? हम्म क्लोजिंग स्टॉक इसमें निकालना है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रुको ये मुझे ही करना पड़ेगा अभी, ठीक है। फिर मैं आपको 5 वाला भेज दूंगा करने के लिए।
इसको हम रब कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अब बाद में देखेंगे, अभी हम लोग अपना ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो प्योरली ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। उसने कुछ डिटेल्स दी हैं और उससे कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक निकालो कितना है। तो पहला दे रहा है कि ओपनिंग स्टॉक है 20,000 रुपए, तो लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए। उसके बाद है परचेजेस 70,000 रुपए, तो लिख लेते हैं इसको भी, टू परचेजेस 70,000 रुपीज। नेक्स्ट कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दो दे रखा है। कैश सेल और क्रेडिट सेल में क्या फर्क है भाई? हम्म हम्म बताइए। नहीं, कैश सेल का मतलब नगद सेल, आपने सामान बेचा और तुरंत पैसा ले लिया। ठीक है, आपकी मोबाइल की शॉप है जैसे, तो आपने तुरंत एक सैमसंग गैलेक्सी बेचा और उसी समय कस्टमर ने आपकी पेमेंट कर दी है, तो वो आपकी कैश सेल है। लेकिन अगर सैमसंग का मोबाइल कस्टमर लेके चला गया और कह रहा है कि आज मैं पेमेंट नहीं कर सकता, हफ्ते भर बाद पेमेंट करूंगा, तो ये क्या है? क्रेडिट सेल, उधार की सेल। तो नगद, हाँ, तो नगद सेल जो होती है ना उसको हम कैश सेल कहते हैं, और जो उधार पे सेल होती है उसको हम क्रेडिट सेल कहते हैं। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, इनिशियल कॉन्सेप्ट जो होते हैं। अच्छा अच्छा, तो कैश सेल मैंने जब यहाँ पे मैं सेल्स को क्रेडिट करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इस सेल्स से मेरा अर्थ होता है बोथ कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, यानी टोटल सेल्स से होता है मेरा लेना देना। ठीक है, तो चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, दोनों यहाँ क्रेडिट होती है। तो हम कैश और क्रेडिट सेल की अमाउंट को कंबाइन कर लेते हैं और टोटल सेल्स को यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। तो कैश सेल है 60,000, क्रेडिट सेल है 40,000, तो 60 प्लस 40 कितना हुआ? 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ क्रेडिट होगा एज सेल्स। अब उसके बाद क्या है? ये चारों चीजें तो हो गई। अब आखिरी चीज दे रहा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 33 1/3%। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल नहीं सकते पहले के तरीके से, तो हमें एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट के रेट से यहाँ ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन में कह नहीं रहा है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 33 1/3%। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो कॉस्ट है ना, इस कॉस्ट का अर्थ होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जितने गुड्स सेल किए हैं ना उनकी कॉस्ट कितनी है। जितने गुड्स सोल्ड किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। तो ये लाइन का ये मतलब है भाई कि जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू होगी ना रुपए में, आपके जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू होगी उसका 33 1/3% क्या है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू होगी किसमें? रुपए में, उसका 33 1/3% क्या है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक, तो
33 को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो? 1/3 लिखते हो कि नहीं? 33 को आप फ्रैक्शन में 1/3 लिखते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टेबल बताता हूं। जीपी ऑन कॉस्ट और ये जीपी ऑन सेल्स। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर 1/2 है तो सेल्स पे 1/3 होगा हमेशा। अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल्स पे हमेशा 1/4 होगा। अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल्स पे हमेशा 1/5 होगा। अगर कॉस्ट पे 1/5 है तो सेल्स पे हमेशा 1/6 होगा। अगर कॉस्ट पे 1/6 है तो सेल्स पे हमेशा 1/7 होगा। हाँ, और इसी तरह सो ऑन। कॉस्ट पे अगर 1/7 है तो 1/8 होगा। अब बताओ, अगर कॉस्ट पे 1/8 है तो सेल्स पे कितना होगा? 1/9। अगर 1/9 है कॉस्ट पे तो 1/10। ठीक है, तो आप ये कहानी समझ गए ना कि अगर कॉस्ट पे 1/2 है तो उससे एक नंबर ज्यादा होगा सेल्स के ऊपर। चलो, तो ये आपको क्यों बताया? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ क्वेश्चन में दिखाया कि जो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर रेट है वो 33.1/3 है। और 33.1/3 को अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ो तो कितना होगा? ये आएगा 100/3% है ना। और 100/3, थोड़ी बहुत मैथ आती है ना भाई, दिक्कत तो नहीं है उसमें। 100/3% का मतलब क्या होगा? 100/3 इंटू 100, जो कि आप काटोगे तो कितना बचेगा? 1/3। तो यानी आप क्या कह सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर कितना है? 1/3 है। और अगर कॉस्ट के ऊपर 1/3 है तो सेल के ऊपर कितना होगा? 1/4। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पे कितना होगा? 1/4। और सेल की तो वैल्यू आपके पास है क्वेश्चन में, है ना? कितनी है? 1 लाख रुपए। तो आप क्या करो, 1 लाख रुपए का 1/4 कर दो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना होगा? 25,000। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सर ये टेबल हमें याद करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद करनी है। ये तो ऐसे ही याद हो गई ना। 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5, 1/6, है ना। चलो, अब मैं बात करूं, अब हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें जाननी है, तो ये तो बड़े आराम से आ सकती है ना। अगर आप ये डेबिट की जो तीनों चीजें हैं इनका टोटल कर लो और उसमें से ये सेल्स वाली वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है, तो आपको बताओ क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा कि नहीं? मिलेगा ना। तो डेबिट की तीनों चीजों को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा? 20,000 प्लस 70,000 90,000, 90,000 प्लस 25,000 आएगा 1,15,000 रुपए। और उसमें से ये 1 लाख माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ 15,000 रुपए ग्रॉस क्लोजिंग स्टॉक। चलो, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं। चलो, इसी के जैसा एक सवाल मैं आपको अभी करने के लिए देता हूं। ये जो 5 क्वेश्चन है आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं आपको सेंड कर रहा हूं। ये लो भाई, क्वेश्चन 5 जो है वो आप करिए। क्वेश्चन 5 लेकिन इसके ऊपर नहीं है, वो अलग है थोड़ा। वो रेट वाले के ऊपर नहीं है, लेकिन चलो तब भी कर लो। रेट वाला मैं दूसरा देखता हूँ कहाँ है।
रेट वाला अब क्वेश्चन नंबर 11 में है, ठीक है। ये भी मैं आपको दे देता हूँ, आप चाहो तो घर पे कर लेना इसको, लेकिन इसमें ट्रेडिंग के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। जो ये अभी मैंने आपको भेजा है क्वेश्चन नंबर 11, इसको जरा ध्यान से देखो। हेलो, अगर आप इसमें देखो तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, नहीं ये इसमें निकाल के दिया हुआ है, चलो फिर इसमें कुछ ज्यादा नहीं। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया है इन्होंने। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन वॉज 45% ऑफ सेल्स विच अमाउंटेड टू 6,50,000 रुपए। तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू तो इन्होंने निकाल दी है, तो लग नहीं रहा कोई क्वेश्चन है और रेट वाला। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं आपको अगर एक एक या दो किसी और किताब से दे दूंगा। ये वाले पेजेस भी भेज देता हूँ, करने तो ये भी हैं। 5 वाला आप करिए भाई। कैरेज ऑन परचेज, ये कैरेज ऑन परचेज आपको बताया नहीं था, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरेज परचेज के ऊपर कैरेज दिए कि सेल्स के ऊपर? परचेज के ऊपर ना। और कैरेज अगर परचेज के ऊपर दी जाती है तो क्या लिखा जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट पे। क्यों? क्योंकि आप फैक्ट्री में उस सामान को रखेंगे, इसलिए वो फैक्ट्री का खर्चा होता है। और कैरेज अगर सेल्स के ऊपर दी है तो वो सेल्स का खर्चा है, और अगर सेल्स का खर्चा है तो वो फैक्ट्री का नहीं है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे लिखा जाएगा। ठीक है। हाँ, मतलब आपको बस सोचना ये है कि वो फैक्ट्री का खर्चा है कि नहीं। अगर फैक्ट्री का खर्चा है तो ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखना है, वरना सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में भेजने हैं। ठीक है। हाँ, बताओ और क्या कह रहे थे? जी, और जी ऑफिस का रेंट है, वो तो क्लियर क्लियर लिखा है। फैक्ट्री का रेंट होता तो हम देते हैं यहाँ पे।
चलो कर लिया कि नहीं सॉल्व? चलो चलो, तो मैं तब तक इनिशियल स्टेप करता हूँ। पहला है आपका ओपनिंग स्टॉक, ये यहाँ डेबिट होगा 2 लाख रुपए। उसके बाद परचेजेस है 8.5 लाख रुपए। उसके बाद है पर कैरेज ऑन परचेजेस 20,000 है ना ये? 23,000 है। तो टू कैरेज ऑन परचेजेस, ये भी यहाँ पे डेबिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 1,80,000 रुपए, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिखा जाता है 1,80,000। कैरेज ऑन सेल्स पीएल के डेबिट पे लिखा जाएगा, ऑफिस रेंट भी पीएल के डेबिट पे लिखा जाएगा, सेल्स यहाँ ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिखा जाएगा। कितना है? 14,07,000। बस अब हमें क्या करना है? टोटलिंग करनी है। तो टोटलिंग आप कर लो, आपका भी इसी तरीके से बना है भाई? क्यों? चलो फिर सही आएगा। तो डेबिट का टोटल कर लो, 2 लाख प्लस 8,50,000 आएगा 10,50,000, 10,50,000 प्लस 23,000 आएगा 10,73,000। डेबिट पे होगी अमाउंट 10,73,000। क्रेडिट पे आप टोटल करो 14,07,000 प्लस 1,80,000, तो ये आएगा 15,87,000। हाँ, अब क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा है, डेबिट की अमाउंट कम है, तो इस वजह से बैलेंस कहाँ पे बचेगा? डेबिट साइड पे, क्योंकि वहां अमाउंट कम है। तो इसको यहाँ पे बचेगा, तो इसको हम कहेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ठीक है। अब कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको निकालने के लिए 15,87,000 को 10,73,000 से माइनस करोगे, तो माइनस करो कितना आ रहा है? हाँ, 5,14,000, यही आपका आंसर है। ठीक है। अकाउंट्स की टोटलिंग तो आपने कर ही ली थी, कितनी थी ये? 15,87,000। ठीक है भाई, चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, नंबर डाला तो ये 5 था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपना कोई फिक्स टाइम बना लीजिए भाई। अभी तक दोनों दिन हम लोगों ने कोई, तो मॉर्निंग सही है आपके? मॉर्निंग सही है ना? तो मॉर्निंग, मॉर्निंग में आप 11:30 कर लो। ठीक है ना? हाँ, ये 9:30 तो नहीं, क्योंकि 9:30 हमेशा के लिए नहीं जमेगा, एक फिक्स टाइम रखना है, तो 11:30 सही है। ठीक है ना? 11:30 चलेगा ना? तो 11:30 से हम लोग रोज मंडे टू फ्राइडे क्लास किया करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज, आपने वो फी का क्या सोचा? आप वो वन टाइम वाला करोगे कि वो वाला मंथ वाला? वन टाइम, वन टाइम आपका 2 इंस्टॉलमेंट में आप कर सकते हो। हाँ हाँ, मतलब कब आप कह रहे हो कि अगर सिलेबस, मान लो अगर आप वो वाली पेमेंट कर रहे हो वन टाइम वाली, तो वो आपका फिर हेडेक नहीं है। कि सिलेबस अगर मान लो जैन वैन में तक जा रहा है,
तो फिर वो आपका हेडेक नहीं है कि आपको उधर का फीस पे करना पड़ेगा। ये पर मंथ में थोड़ा रिस्क होता है कि अगर मान लो जैन जैन वैसे जाता नहीं है जल्दी, अगर मैंने 4 महीने बोला है तो 4 महीने में हो जाएगा। लेकिन इन केस कभी मान लो 1-2 क्लास नहीं हुई हफ्ते में बीच में, ठीक है, या आप बीच में कभी आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप हफ्ता भर क्लास नहीं कर पाए तो उसकी वजह से डिले होता है ना। तो डिले होता है तो उसका कहीं ना कहीं असर तो कोर्स पे पड़ेगा। तो उसकी वजह से जैन तक अगर चला जाता है तो जैन महीने की आपको मंथली मंथली सिस्टम पे फीस देनी पड़ जाएगी। ठीक है। हाँ, तो ये तो रिस्क होता है, ये मंथली में रिस्क होता है कि अगर आपका मंथ एक्सटेंड हो गया कहीं, ठीक है, जो कि मैं प्रयास करता हूँ ना हो, अगर हमारा रेगुलर चलता रहे तो कभी एक्सटेंड नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा इरेगुलर हो जाए, कहीं क्लास बीच में ना हो पाए तो वो एक्सटेंड हो जाता है 15 to 30 डेज में तक। तो उस केस में आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है। लेकिन अगर आप वो वाला दूसरा वाला सिस्टम ऑप्ट कर रहे हो जिसमें आप ये वन टाइम पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, वन टाइम या तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में करे ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपको बस इतना ही पे करना है। उसके बाद आपको कोई हेडेक नहीं है कि मान लो अगर जनवरी तक एक्सटेंड भी हो रहा है, जनवरी मिड तक या जनवरी लास्ट तक, तो फिर वो आपका हेडेक नहीं है। आपको उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने बताया ना वन टाइम है। तो आपको जैसा सही लगे, मतलब दोनों में से। तो कब करोगे आप, आज करोगे कि कब कर रहे हो? मैं आपको डिटेल कब भेजूँ? हाँ। चल जाएगा, मंडे भी चल जाएगा। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, आप लीव कर दो क्लास क्योंकि दूसरी क्लास इसके बाद ही है।